नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं आज का एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त गर्म है। आज बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भावुक होने की चली है। दरअसल राजनांदगांव में मीडिया से बात करते करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक ऐसा वाकया याद आया जब उन्होंने अपनी माताजी का जिक्र किया और वो बेहद भावुक हो गए, उनका गला रुंध गया, आंखें डबडबाई। वो ऐसी आखिर कौन सी बात थी, ऐसे क्या सवाल थे जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने जो वाकया सुनाया उसको सुनाते सुनाते वो भावुक हुए? क्यों उन्होंने रमन सिंह के ऊपर इसके बाद ताबड़तोड़ हमला किया? जवाब में पूर्व सीएम ने भी कुछ कहा है, एक तरह से उन्होंने भी पलटवार किया है। जरा सुनते हैं, देखते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। भावुक होते हुए ये बयान सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में दिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर ताबड़तोड़ हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह ने उन्हें और उनके परिवार को खूब परेशान किया। रमन सिंह की वजह से उनकी मां तक को थाने में बैठना पड़ा था। उनके क्षेत्र में जाने की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पिछले समय जब प्रदेशाध्यक्ष था तब भी लोग कह रहे थे कि रमन सिंह के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में आया और बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, न केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी। FIR किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। सीएम भूपेश ने कहा कि रमन सिंह ने उनकी पूरी संपत्ति की जांच कराई और घर की भी जांच कराई थी। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई। मां कभी थाने नहीं गई थी, उसको बिठा दिया गया। बड़ी कीमत चुकाया मैंने, डरता नहीं मैं। सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि वो डर क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। डरना भी नहीं चाहिए, और डर किस बात का है मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि ये दो तरफा बात क्यों बार बार बोला जाता है। सीएम भूपेश बघेल की मां अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब भी मां का जिक्र आता है सीएम भूपेश बघेल भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। राजनांदगांव में भी ऐसा ही हुआ। मां का जिक्र आते ही सीएम भूपेश का गला रूंधने लगा और आंखें भर आई। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। तो हालांकि हर व्यक्ति अपनी मां मातृभूमि को लेकर बड़ा ही सेंसिटिव होता है और जब कभी भी मां का या मातृभूमि का जिक्र आता है तो हर कोई भावुक हो जाता है। लेकिन जब कोई राजनेता और खास तौर पर इस कद का, इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी वाक्य को लेकर भावुक हो तो लोग उसके तरह तरह के मायने निकालने लगते हैं। और जो पलटवार में कहा गया कि आप डरते क्यों हैं या क्यों डर रहे हैं, ये दोहरा आपका मापदंड क्यों है, तो जाहिर तौर पर इस बड़े मुद्दे पर बहस या इस बड़े मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनना बनता है। आज जो सवाल उठाए गए इस पूरी तस्वीर पर, पहला ये कि मामला ऐसा क्या था जिस पर इतने वो भावुक हो गए। दूसरी बात ये कि इस पूरे मामले पे जिस अंदाज में पलटवार किया गया, क्या इस मामले में पलटवार करके विपक्ष अब भी मुख्यमंत्री को घेर सकता है या घेर करके अपनी राजनीति को आगे ले जा सकता है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ लोग हैं जो अपना अपना पक्ष यहां इस मंच पर रखेंगे। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के और स्वयं मुख्यमंत्री जी के संघर्ष को लंबे समय से देखते समझते आए हैं। और साथ में OP चौधरी साहब हैं जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और साथ ही साथ इस बयान के मायने को वो भी बारीकी से समझते हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। मुद्दा गर्म है क्योंकि मुख्यमंत्री जी भावुक हुए हैं, अपनी माताजी को याद करके भावुक हुए हैं। आपसे शुरुआत करते हैं तिवारी जी। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आजकल इमोशनल कार्ड खेलने का दौर है, क्या कहेंगे? नहीं, ये मामला इमोशनल कार्ड का बिल्कुल नहीं है। कम से कम भूपेश बघेल जी के मामले में तो दूर दूर तक नहीं है। मैं भूपेश बघेल जी की जिस बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, ठीक है, राजनेता हैं, भले इंसान हैं और एक लंबा संघर्ष का उनका जीवन रहा है,
हम किसी के गुण दोष पर चर्चा करते हैं, कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ स्वाभाविक आदमी परिपूर्ण तो होता नहीं, परमात्मा तो होता नहीं, कहीं कुछ कमजोरी भी रहती है, सब रहता है। मगर एक मामले में मैं भूपेश बघेल जी का बड़ा कायल हूँ और उनकी प्रशंसा करने में सार्वजनिक रूप से मुझे कोई संकोच नहीं होता है। वो है उनकी संवेदनशीलता, खासतौर से गरीबों के प्रति। मैं जब भी मुझको मौका मिला है, मैंने उनकी संवेदनशीलता को बहुत करीब से देखा है। अगर किसी गरीब का मसला आ जाए, पहली बात, अब अगर मैं उदाहरण दूं तो 50 उदाहरण, आपके पास समय नहीं होगा। वो जो साहू बच्चा गिर गया था, वहाँ से लेकर के दुनिया भर के वो गरियाबंद की बिटिया को, या जो भी आया उसको जिस संवेदनशीलता का परिचय मुख्यमंत्री ने दिया, वो अपने आप में अनूठा उदाहरण है। जहाँ तक माँ का मामला है, पुनीत जी, मैं थोड़ा सा कुछ बात कहना चाहूँगा। मेरे पेट में, मेरे छाती में बहुत सी बातें दफन हैं इंदिरा जी के समय से लेकर के आज तक के राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में। मैं किताब लिखूं तो बहुत सारे संस्मरण हैं। आज चूंकि ये संदर्भ है, बिल्कुल व्यक्तिगत बात है, मगर मैं चूंकि मेरे घर से आप इसका प्रसारण कर रहे हैं तो मैं बताने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि वो आज प्रासंगिक है वो मामला। मेरे घर में मुख्यमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया था, 2-2.5 घंटे बैठे थे, जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वर्तमान मुख्यमंत्री को सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो सब प्रश्न गौड़ था। जिस एक बात को लेकर के वो बहुत देर तक मुझसे बात करते रहे, और मैंने अपने घर में, इसी घर में, मैं कोई राजनीति, एक तो मैं मिथ्या बात करता नहीं, जीवन में कभी कोई ऐसा नहीं काम किया जिससे मुझको शर्मिंदा होना पड़े। मैंने उनकी आंखों को डबडबाते हुए देखा। मुझसे कहा कि मुझको जेल में डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, मैं राजनेता हूं, मेरा काम है जनता की समस्याओं को उठाना। माफ कीजिएगा, मुझे आपको इस विषय में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जो हम ये शुरुआत करते हैं, मगर माँ को आपने अपने समय में तिवारी जी बात जिस तरह से उन्होंने मेरी माँ को थाने में बैठाया। जी, वापस आपके पास आऊंगा। शुरुआत में एक मौका हम यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं ओपी चौधरी साहब, उनको भी देते हैं। चौधरी साहब, आज संभवतः ये सारी बातें चली थी कि बीजेपी में तय हुआ है कि आपको अगर कांग्रेस को घेरना है, चुनाव जीतना है 23 में 24 में, तो कांग्रेस और राहुल को भूल जाएं, आप सीधे टारगेट करें सीएम को। संभवतः सारे दिन इसी पर बहस चली थी, लेकिन शाम होते होते ये बात याद आई और उन्होंने कहा कि आप अपना समय भूल गए हैं कि आपने परिवार के साथ, माताजी के साथ में क्या किया था। जवाब में बीजेपी कहती है कि दोगली बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मां को लेकर तो हर कोई भावुक होता है, प्रधानमंत्री जी को भी हमने भावुक होते देखा है। देखिए, जिस तरह का आरोप भूपेश बघेल जी लगा रहे हैं कि थाना पे ले जाया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो आदमी करतूत किया रहता है उसके लिए आदमी को जवाब देना पड़ता है। और इस देश की न्यायिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वहां जाकर आदमी को जवाब देना चाहिए। आप अभी संवेदनशील आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी बड़े सम्माननीय हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो पार्टी की सीमाओं में बंद कर पार्टी के ही हिसाब से बात करेंगे। देखिए, जो संवेदनशीलता की बात हो रही है, अभी भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में वो सरगुजा संभाग में गए हुए थे, एक बहन अपनी व्यथा सुना रही थी, तो भूपेश बघेल जी किस तरह का जवाब देने लगे, ए लड़की तू चुप हो जा, नेतागिरी मत कर। ये संवेदनशीलता होती है। अगर इतने संवेदनशील हैं माँ के विषय में, तो पिताजी के भी संबंध में बात करें ना। पिताजी पूरे उनके जाके बोलते जा रहे हैं, कहाँ क्या बोल रहे हैं, किस समाज को तोड़ने की बात करते हैं, राम जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, पूरे समाज में विष जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा क्यों नहीं करते? अगर इस तरह से बातें करनी है व्यक्तिगत तरह से, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, भूपेश बघेल जी आज माफियाओं की सरकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचार से घिर गए हैं, जनता सवाल कर रही है। आदिवासियों का आरक्षण 32% से 20% इनकी लापरवाही और इनके गड़बड़ियों के कारण हो गया। हर जगह दोगली राजनीति कर रहे हैं, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, रेत में माफिया, रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, हर जगह माफिया है। इसलिए जनता सवाल करने लगी है। अब इसलिए विषयों को भटकाने का वो दुष्प्रयास करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी समझदार है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जवाब देगी। चलिए, उत्तर दीजिएगा अब तिवारी जी। ये भावुकता का मैंने इसलिए कहा कि आरोप लगने लगे हैं कि आप दोगली बात करते हैं और आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं, यही कहने का प्रयास है। हाँ, नहीं, बिल्कुल इमोशनल कार्ड बिल्कुल नहीं खेलते।
इन्होंने उनके पिता का जिक्र किया। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी ने, उनके दो धर्म हैं, एक राजधर्म का पालन वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था ना महामना अटल बिहारी जी वाजपेयी ने, उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि एक राजनेता के रूप में, एक मुखिया के रूप में वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। उनके पिताजी की कुछ ऐसी बात थी जो निश्चित रूप से समाज के कुछ लोगों को बहुत बुरी लगने वाली बात थी। उन्होंने राजधर्म का पालन किया, उनको जेल तक भेजा। ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। मगर एक पुत्र के रूप में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो कई घंटे तक उनके सिरहाने बैठ करके उनका कुशल क्षेम का भी ध्यान रखते रहे। तो एक राजनेता के रूप में राजधर्म का पालन और एक पुत्र के रूप में पुत्र धर्म का पालन उन्होंने किया है। दूसरी बात, इन्होंने माफिया वगैरह की बात की। असल बात यह है चौधरी जी, आप दंडाधिकारी रहे हैं, आप दंड को दिखाने के आदी रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जो माफिया शब्द है आपके समय में जो राजनेता आपकी पार्टी के कर रहे थे उसकी आपको जानकारी नहीं है। वो पूरी तरह से जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो उसकी बानगी हमको जगह जगह दिखाई देती है, जगह जगह दिखाई देती है। और जो दुर्गति हुई उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि आप लोगों ने दुर्गंध फैल जाए इस सीमा तक भ्रष्टाचार किया। अभी तिवारी जी राजधर्म सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि आपने जो चश्मा लगाया हुआ है आपको हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है, क्योंकि आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि आप विकास की तो बात ही नहीं कर सकते। आपको लगता है कहीं विकास हुआ है, कहीं काम हुआ है, तो उसके पीछे भ्रष्टाचार है, क्योंकि यही तो काम किया है चौधरी जी। आपने पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ को जिस तरह से खोखला करने का काम किया, अनुशासन पालन करने, जिस तरह से आदिवासियों की उपेक्षा किया, जिस तरह से पिछड़े वर्ग की उपेक्षा किया, उसकी लोगों ने आपको 15 में ला दिया, 15 से 14 में ला दिया। तिवारी जी अनुशासन रखे नहीं तो डिबेट बंद कर देते हैं, डिबेट बंद कर देते हैं। अपनी बात अनुशासन नहीं रहेगा तो डिबेट बंद कर देते हैं। क्या मतलब है? जब समय बांटा गया है तो प्लीज नहीं बोलिए ना, बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। अभी तिवारी जी राजधर्म की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं राजधर्म क्या ये है कि हर दिन में 3 करोड़ रुपए की वो जुलाई 2020 से जिस दिन से नोटिफिकेशन निकाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था उसको मैनुअल बदल के कोयला में, उस दिन से आज गणना करें 2,500 करोड़ रुपए का कोयला का माफियागिरी होता है। ये राजधर्म है क्या? जो माताएं बहनें आंगनवाड़ी में रेडी टू ईट का काम का संचालन कर रही थी, ऐसे 22,000 महिलाओं के काम को छीन करके एक माफिया को एक कमीशन खोरी के लिए, अपने माफिया राज चलाने के लिए एक आदमी ठेकेदार को दे दिया। ये राजधर्म होता है क्या? जिस दिन 32% से 20% आदिवासी भाइयों का आरक्षण कम होने की माननीय कोर्ट में जिस दिन बात आई, उसी समय सुप्रीम कोर्ट में ईडी का केस चल रहा था। वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, सिद्धार्थ लूथरा जी, मीनाक्षी अरोड़ा जी, बहुत सारे ऐसे वकील जो करोड़ों रुपए का फीस देकर खड़े किए गए थे, यहाँ पर कौन लोग खड़े थे? ये राजधर्म था क्या? राजधर्म मैं सुन नहीं पाया था, नहीं तो मैं किसी को टोकता नहीं हूं, मैं पूरी तरह से डिबेट के अनुशासन का पालन करता हूं। अब उनको बोलिएगा। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं चौधरी जी, इसको लेकर के हम लोग दर्जनों बार डिबेट कर चुके हैं और विधानसभा में बड़े सार्थक ढंग से सरकार का पक्ष भी सुना गया है और आपकी पार्टी के लोग इस बात को उठा चुके हैं। आपने ईडी की बात कही, आपको नहीं लगता क्या? आप अपने आत्मा पे हाथ रख करके बोलिए कि ईडी किसके इशारे पर किस तरह से छत्तीसगढ़ के राजनेताओं को, छत्तीसगढ़ के आम जनता को, छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रही है। यह सबकी आंखों के सामने है। मगर यह भी बात रखिएगा, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। तू हर तरह से जाने, मेरा सबर आजमा ले, तेरे हर सितम से मुझको नए हौसले मिले हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा ना ईडी की इस बात कि भूपेश बघेल जी डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। बहादुरी और हिम्मत के साथ में जो आप कर रहे हैं उसका मुकाबला कर रहे हैं। में 200 करोड़ रुपए कलेक्शन हो गया करके एक डिपार्टमेंट ऑफिशियल विज्ञप्ति दे रहा है। 3 करोड़ रुपए डेली के कलेक्शन का ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ रहा है। 4 किलो सोना निकल रहा है, 47 लाख रुपया कैश निकल रहा है। ये इसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि ईडी कर दिया, वो कर दिया। आज 4 किलो, अरे भाई 4 किलो सोना अगर निकला है तो आपके आईएएस अधिकारी के घर से निकला है, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के पास से निकला है क्या?
तो क्यों और दूसरी मुख्यमंत्री बात जी ये एक है बयान नहीं कि देते? ये क्यों जितनी बात मुख्यमंत्री आप जी कर एक रहे हैं, बयान नहीं छोटी बात देते ना हैं? करें। क्यों बोलते हैं इस कि तरह ईडी से आके परेशान करे? ईडी ईडी करके बात को तोड़ एक बार मरोड़ के के ना मुख्यमंत्री करे। जी ने बयान दिया और इस पर। ईडी 4 किसके किलो इशारे सोना पर कर रहा है, 47 लाख क्यों रुपए कर रहा केस पर? है, क्यों गैर कांग्रेसी क्यों गैर भाजपाई सरकार को जाकर के 4 किलो चाहे सोना किसी झारखंड के का इशारे से मामला हो, निकलता चाहे है क्या? पश्चिम बंगाल किसी का के इशारे मामला से हो, 4 चाहे किलो सोना छत्तीसगढ़ का निकलता है हो, क्या? चाहे कोयला की कर्नाटक माफियागिरी। का हो, आज सारे ईडी का युवा यही काम रह भर्ती गया में है। भ्रष्टाचार और से, किसके भर्ती इशारे में पर कर रहे माफियागिरी हैं, से, ये भी हर जो कोई समझते हैं। बेरोजगार में मगर आप माफियागिरी ये से ध्यान त्रस्त रखिएगा हैं। कि चारों ओर छत्तीसगढ़ की माफिया है, जनता चारों ओर बेहद माफिया है। समझदार है। उसने आप पूरी सरकार बातों को बनने के बाद इतने SIT बनाए, इतने सारे SIT बनाए, आप बदले की भावना से हर काम कर चुनाव रहे थे, में इसलिए अभी आपको ऐसी लगता भानुप्रतापपुर का है। चुनाव आज है ना, इतना जब जो माफियागिरी आप लगा चल रहा लीजिए है जोर, उस पर जवाब जनता ने दीजिए। निर्णय कर लिया है। हाँ, चलिए साहब, कि किसका चौधरी आपको लग रहा है जी ना और माफिया? तिवारी जी, हर आज चुनाव में मूल एक सवाल के साथ भारतीय मैं जनता छोटे से ब्रेक पार्टी के बाद को लौटता हूं। जवाब दिया है। आप दोनों से एक मूल सवाल के साथ लौटता हूं। मैंने शुरुआत में भी कहा था, हमारे लिए हर मुख्यमंत्री जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, आम जनता ही उनको चुनती है, दोनों आदरणीय होते हैं। लेकिन एक तरफ अगर उन्हें चाय वाला चौकीदार कहें, इस पर या माताजी की किसी तस्वीर पर कोई कटाक्ष हो जाए, इस पर अगर वे भावुक होते हैं तो पूरी की पूरी पार्टी भावुक दिखती है। लेकिन अगर कोई अपनी माताजी को लेकर आज कहते कहते भावुक हो गया तो आप कहते हैं कि अवसरवादिता की राजनीति है, ये आपके इमोशनल कार्ड वाली राजनीति। ऐसा क्यों? क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये जनता के बीच में दो तरह की बातें नहीं है? थोड़ा इस पर भी बात करें। तो चौधरी साहब और तिवारी जी हैं, मुद्दा आज का जो सबसे बड़ा गर्म मुद्दा बन चुका है, भावुकता को भी लोग बाग अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। मैं सवाल दोहराऊंगा नहीं चौधरी साहब, अगर आपके वरिष्ठ नेता किसी मुद्दे पर भावुक होते हैं, पूरी पार्टी कैंपेन चलाती है, कोई और दूसरा नेता अपने परिवार पर किसी काम को लेकर या किसी एक घटना को लेकर भावुक हुआ तो आप कहते हैं ये प्रतिमान वाली राजनीति है, ये इमोशनल कार्ड है। ऐसा क्यों? देखिए, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में इमोशनल होने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह के विषय को लेकर के इमोशनल हुआ जा रहा है, और हम अगर किसी एक संवैधानिक पद पर हैं, एक जिम्मेदारी भरे पद में हैं, तो क्या जनता को जवाब देना नहीं होगा? क्या जनता को जवाब देना होगा? और आज ये इमोशन और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। देखिए, आप व्यक्तिगत जीवन पे अपने जन्मदिन पे आशीर्वाद लेने जाते हैं अपनी माँ से, पिता से, कि किसी अवसर पर आशीर्वाद लेने जाते हैं, एक अलग इमोशन होता है। लेकिन हम ये कहें कि ऐसा किया था, वैसा किया था, ये राजनीतिक विषय हो जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जो आज मुख्यमंत्री जी माफिया राज के कारण मूल रूप से घिरे हुए हैं और उस विषय में बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि ऐसा किया था, वैसा किया था। तिवारी जी उत्तर दें। इमोशनल भावुकता कहाँ हुई? क्या ये दो तरह का बर्ताव कांग्रेस को नहीं लगता? अपने माँ पिता के साथ सबको आशीर्वाद देखिए, पहली बात तो ये है, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। चौधरी जी आप सुन लीजिए, सबसे पहली बात तो है कि मैं प्रधानमंत्री जी की माता के प्रति, हम सब माँ के प्रति तो बहुत ज्यादा आस्था होती है, मगर उनकी माँ जीवित हैं, परमात्मा करे वो 125 साल तक जीवित रहें, मगर माँ से मिलने जाने के लिए वे कैमरा जब तक नहीं आ जाएगा तब तक, और केवल अकेले, अब जाने दीजिए। भूपेश बघेल जी ने जो आज बात कही, उनकी माता दिवंगत हैं, अपनी माता का स्मरण करते हुए वो जिस तरह से भावुक हुए, जिस तरह से संवेदनशील, तो उनके स्वभाव का हिस्सा है, और जिस तरह से वो भावुक हुए, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से इसलिए कही क्योंकि वो रोक नहीं पाए अपने आप को, उनकी आवाज रुंध गई थी, आंख भी भीग गई थी। इसको लेकर के ये बिल्कुल नितांत भावना से जुड़ा हुआ मामला है। भारतीय जनता पार्टी को उसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। अंतिम बात चौधरी साहब, में एक बहुत छोटा सा मेरा प्रश्न क्लोजिंग में, क्या आपको लगने लगता है कि जब आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल, कैमरे के सामने माताजी की चीजों का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स करते हैं आपके नेता? अगर आज आपको उनका जिक्र छेड़ना भी गलत लगता है? जी, मैं सबसे पहले भूपेश बघेल जी के, देखिए, व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल जी की माता का भी पूरा सम्मान है, उनके पिताजी का भी पूरा सम्मान है, उनका भी सम्मान है। व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तिवारी जी जो बात बोल रहे हैं वो भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी स्थिति में लाना बिल्कुल उचित नहीं है। आज जनता के सवालों को जब ऐसे हालात बने कि आप किसी एक पक्ष को एक बात को लेकर बैठते हैं, तो फिर जनता के ऊपर हम फैसला छोड़ते हैं, जनता के ऊपर ही इसका हम फैसला छोड़ते हैं। जो दर्द छलका है, इसे कितना आत्मीय जनता मानती है। फिलहाल आप दोनों का मैं शुक्रिया करता हूं, समय की मर्यादा में आप दोनों को हम सुन पाए। बहुत धन्यवाद।